बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नजराज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे, वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू की है और उन्होंने पाकिस्तान के 2 अदवार का जिक्र किया है। पाकिस्तान के फिर इसके अलावा 2 ग्रुप्स का तज़किरा किया है और फिर मगरब बिलखसूस अमेरिका के पाकिस्तान के साथ रवैये का जिक्र किया है। एक तो इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज गुफ्तगू की है। उन्होंने सिंध में जो सहूलियात सिंध हुकूमत दे रही है उसका भी जिक्र किया और तनकीद की मौजूदा वफाकी हुकूमत का जो हेल्थ कार्ड को लेकर बिलखसूस, और इसके अलावा जो कहा जा रहा है कि लिसानी तौर पर एक मरतबा फिर जो है वो ग्रुप्स मुतारक हो रहे हैं, तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, उसका उन्होंने जिक्र किया। इसके साथ साथ FIA ने बड़ा ही आज कारकर्दगी का सबूत दिया है और उन्होंने खसूसी अदालत में सबूत और शवाहिद जमा करवा दिए हैं मियाँ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस के हवाले से कि ये बताया गया कि 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। अब बार सबूत मियाँ शहबाज शरीफ पर है, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ ने इसको झूठ का पलंदा करार दिया। इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के हवाले से जिक्र कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे लिए जो वजारत उज़्मा के नेक्स्ट कैंडिडेट होंगे वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब होंगे और मरियम नवाज साहबा चूँकि इलेक्शन लड़ने की अहल नहीं है और अमूमी तौर पर जो पार्टी का सरबराह होता है वही वजारत उज़्मा के लिए नामजद होता है। तो इस पर भी बात करेंगे कि विद इन मुस्लिम लीग नून क्या चल रहा है। जातरी साहब, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म ने आज जिक्र किया, आपने सुना, उन्होंने 2 अदवार का जिक्र किया इस मुल्क के। एक उन्होंने 90 की दहाई से पहले का पाकिस्तान और फिर 90 की दहाई के बाद का पाकिस्तान। उन्होंने कहा 90 की दहाई से पहले पाकिस्तान एशिया में सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा था, एक वो ज़माना था, और अब सूरत हाल ये है कि 90 की दहाई के बाद ये जो बारियां लगती रहीं उसके बाद पाकिस्तान का जो हाल है वो आज दुनिया के सामने है। एक तो मैं इस पहलू पे चाहूँगा कि पहले ज़रा इस पर कमेंट कर दें, फिर दीगर भी कुछ उन्होंने जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये बिल्कुल ठीक कहा कि शायद उनकी नज़र में तरक्की कर रहा होगा पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने जो इशारा किया जिस दौर का, वो उस दौर में ज़िया-उल-हक की था। तो क्या ज़िया-उल-हक के दौर में और भुट्टो के दौर में जो तरक्की का तनासब था वो आप किसी दिन रख लें, प्रोग्राम हम देख लेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो फ़ौजी डिक्टेटर जितने भी आए हैं वो उनके दौर पे कोई तनकीद नहीं करते, उनके बारे में कुछ नहीं कहते। ज़िया-उल-हक के दौर में जैसे ज़िया-उल-हक ने इस मुल्क पर कब्ज़ा किया 5 जुलाई 1977 के बाद, फिर यहाँ मुख्तलिफ़ ख़ानदान लोगों को बरादरियों की बुनियाद पर, ख़ानदानों की बुनियाद पर तकसीम किया गया, फिर यहाँ एक सरमायादार क्लास पैदा की गई, फिर ये करप्शन फैलाई गई और उस वक्त से जो करप्शन शुरू हुई है वो आज तक वो करप्शन ख़त्म नहीं हो पा रही। ये उस वक्त की करप्शन की सज़ा है जो अभी तक पाकिस्तान को मिल रही है कि ज़िया-उल-हक ने अपने हमायती पैदा करने के लिए लोगों में प्लाट तकसीम किए, लोगों में करप्शन लोगों को करने की मौके दिए और मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ अंदाज में करप्शन की। जिस आदमी के पास साइकिल नहीं थी उसके पास शुगर मिले हैं, ठीक है जी। ये सारी करप्शन ज़िया-उल-हक के दौर के अच्छा नहीं, दौरान। आप ये कह रहे हैं कि ये जो 90 की दहाई की तकसीम है ये गलत है, 77 से पहले की तकसीम की जाए? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में 1977 में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था उसमें इस मुल्क में 26 यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई, ठीक है जी। उसके बाद ज़िया-उल-हक का दौर आ गया, आप बताएं ज़िया-उल-हक ने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है। फिर मियाँ नवाज शरीफ का दौर आ गया, मियाँ नवाज शरीफ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आ गई 88 में। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ ना कुछ काम किए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 35 साल जो है वो स्ट्रगल की और वो 2 छोटे छोटे इक़्तिदार हैं जिसमें मिज़ाइल टेक्नोलॉजी समेत बहुत सारी चीज़ें की। और उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ आए। देखें, मियाँ नवाज शरीफ के बारे में आप जो मर्जियाँ कहें, जितने मर्जी इल्ज़ामात लगाएं, लेकिन उन्होंने इस मुल्क में बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए। मोटरवेज़ मियाँ नवाज शरीफ ने बनाए हैं ना, ये मेट्रोज़ मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में वो शहबाज शरीफ साहब ने बनाई। मेट्रो लाहौर है, पिंडी है, का भी वो जिक्र कर रहे हैं, अभी कराची में जो शुरू हुई है ग्रीन इसका भी बस, वो कह रहे हैं कि हमने ये सारा क्रेडिट मियाँ नवाज शरीफ को जाता है। इख्तलाफ अपनी जगह, आप बेशक उनको जो मर्जी खाएं, लेकिन उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट किए, नहीं, मंसूबे दिए ना। देखिए, ये जिक्र वो कर रहे हैं इकोनॉमी का। यात्री साहब, अच्छा, आप अगर 77 से पहले का दौर भी देखें तो उसमें भी फौजी अदवार आए हैं, अयूब खान का ज़माना रहा, याया खान आए, बाकी। सवाल ये है कि क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि 77 से पहले पाकिस्तान एशिया में तरक्की कर रहा था और एकदम जो है 77 के बाद सूरत हाल ख़राब होना शुरू हो गई? पाकिस्तान जो है वो तो मुसलसल तरक्की करता जा रहा था, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। पिछले 3 साल में पाकिस्तान ने कोई तरक्की नहीं की।
पिछले 3 साल में आप लोगों से पूछें कि जिनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चोर और डाकू कहते रहे थे, उनके ज़माने में खाने पीने की चीज़ें क्या थी। अब तो लोग, अब मार्केट में जाएं तो लोगों को पता है कि हम टीवी पे आते हैं, लोग शक्लें पहचानते हैं। लोग वहाँ कहते हैं जी इनको कहें वो जो चोरों डाकुओं के ज़माने में पेट्रोल का रेट था, चोरों डाकुओं के ज़माने में आटा, चीनी, दाल, घी का रेट था, वही रेट हमें कर दें। आप इस तो वक्त ये ये ना सूरत हाल करें। है आम आदमी तो की। ये जो सूरत हाल है पिछले 3 माह में, देखें बात ये कि 3 साल के दौरान इनकी जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो नहीं है। अब इनकी क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है, ये फिर कह देते हैं जी 80 का दौर अच्छा था, 90 का दौर अच्छा नहीं था, 90 के फलां दौर में था। देखिए 3 साल से आप हुकूमत में हैं, जिन 90 के लोगों ने बाद वो दो जमातें हैं जो इस वक्त बिलमुकाबिल हैं उनके, इसलिए 90 की वो तकसीम आप कह रहे हैं कि वो तीन कर रहे हैं। 3 साल से लोग जो हैं इक़्तिदार में इनके पास है ना, लोग इनके पास हैं, इन्वेस्टिगेटर इनके पास हैं, नैप इनके पास है, FIA इनके पास है। तो ये उन लोगों के खिलाफ करप्शन के सबूत ला के अदालतों में पेश करते, उनको गिरफ्तार कराते और उनको सज़ाएँ दिलवाते। सूरत हाल तो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ से लेकर जनाब प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी साहब, खुर्शीद शाह साहब, ख्वाजा आसफ, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, बेशुमार लोग पकड़े गए हैं। इन सब पर कोई मुकदमा साबित नहीं हो सका और ये सब ज़मानतों पे बरी हैं, बाहर हैं। ठीक है। 2 साल तक खुर्शीद शाह जेल में पड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कोई रेफरेंस दायर नहीं हुआ। तो ये देखें निज़ाम, आप अपने निज़ाम को ठीक करें। लेकिन सजाद साहब हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि जाहिर है जब आपने कर्जा पहली दफ़ा लिया, मेरे ख्याल में उस दौर से हमें अदवार की तकसीम करनी चाहिए कि आपने अमेरिका से बतौर कर्ज या IMF से बतौर कर्ज जिस दौर से पैसे लेना शुरू किए, फिर ज़ाहिर है उसकी शरह सूद की शक्ल में हमें वो इंस्टॉलमेंट्स पे बैक करना पड़ी और फिर वो बढ़ते 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 आज यहाँ तक पहुँचा है। तो ज़ाहिर है फिर उसमें तो अदवार 90 में तो हमने मेरे ख्याल में आगाज़ नहीं किया कि गो के 80 में हमारे पास डॉलर्स आते रहे। उससे पहले अयूब खान के दौर में भी हमने अमेरिका का साथ दिया, मगर हमारी इकोनॉमी बहरहाल ग्रो कर रही थी। देखें बतौर लोन हमने कब आगाज़ किया? मैं आपको अर्ज़ करूं कि भुट्टो साहब के ज़माने से IMF को लेना शुरू किया हमने। IMF हर दौर में लोग जाते रहे हैं, लेकिन क्या महंगाई की ये सूरत हाल थी? और एक बात, अगर IMF से हमने पैसे लिए हुए थे और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते हैं कि उन्होंने 22 साल स्ट्रगल की और 22 साल की स्ट्रगल के बाद वो इक़्तिदार में आए हैं, क्या उनको ये पता नहीं था? 22 साल में उन्होंने चेक नहीं किया कितने कर्जे लिए हुए हैं? क्या उनको ये नहीं पता था कि आएंगे तो IMF के पास जाना पड़ेगा? या तो फिर ये एतराफ़ कर लें कि उनको किसी चीज़ का पता नहीं था। उन्होंने ख़ुद ये कहा था ना कि IMF के पास नहीं जाऊँगा, ख़ुदकशी कर लूँगा। ठीक है, IMF के पास नहीं जाएंगे और मौत को गले लगा लेंगे। तो भाईजान आप पहले ये होमवर्क तो करते, पूरा होमवर्क आप करके देखते भाई ये कर्जे हैं, इनको कैसे हमने हैंडल करना है। यानी 90 की दहाई के बाद अगर किसी ने लिया है तो उनको तो अवाम ने इलेक्शन में रिजेक्ट कर दिया ना, आपको ले आए। अब आप 90 की दहाई या उसके बाद का जिक्र ना करें, आप 90 की दहाई के पहले को मॉडल ले आए, आप वही इकोनॉमिक मॉडल ले आए, आप सूरत हाल को बेहतर करें। 22 साल में इनके पास एक खजाना का आदमी नहीं था। इन्होंने अब इन 3 सालों में असद उमर देख लें, हफीज़ शेख देख लें, शौकत तरीन साहब देख लें और कितने एडवाइज़र अपने तब्दील किए हैं इन्होंने। तो इनके पास कोई पॉलिसी प्रोग्राम नहीं था। और अब जो सूरत हाल मुल्क की बन गई है, इसमें तो मैं तो बार बार कह चुका हूँ कि जितनी जमातें हैं किसी के पास कोई प्लान नहीं है। सही। ये सारी जमातें IMF के फ्रेमवर्क के अंदर हैं। IMF के फ्रेमवर्क के अंदर रह के जो भी बजट बनाएगा वो इससे बेहतर नहीं बना सकता जब तक कि कोई मुतबादल निज़ाम नहीं देगा। तो मुतबादल निज़ाम, मुतबादल कोई हिकमत अमली किसी जमात के पास नहीं है। मैं दर्जनों मरतबा कह चुका हूँ, अगर मौलाना फजल रहमान साहब के पास या मियाँ शहबाज शरीफ के पास या बिलावल भुट्टो, महमूद खान चकजई और जितने हमारे लीडर्स हैं, अगर उनके पास कोई मुतबादल चीज़ है वो ला के सामने रखें कि जनाब ये हमारे पास निज़ाम है, ये हमारे पास हिकमत अमली है और इससे हम लोगों की हालत बेहतर करेंगे। अच्छा, इस पे ये कह रहे हैं, आज जो तकरीब थी वैसे वज़ीर आज़म ने ये जिक्र किया है कि पंजाब के तमाम लोगों को, वज़ीर उस्मान बुज़दार भी मौजूद थे, कि पंजाब को बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं। बिलखुसूस वो जो राशन कार्ड का इजरा है वो किया जाएगा, लोगों को जो तबका 50,000 से जिनकी कम सैलरी है और वो उससे मुस्तफ़ीद होंगे। और इस वक्त उन्होंने कहा जो सिचुएशन है महंगाई की, उसमें वो लोग जो डिज़र्व करते हैं, जो मुस्तहकीन हैं, जिनकी मदद करनी चाहिए, उनकी हुकूमत मदद करेगी। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा प्लान है कि उन्हें कैटेगराइज करके और उस तबके को जो ज़्यादा परेशान है उसको बेहतरी की जानिब गामजन करेंगे। देखें एतजाज़ नकी साहब, फ़र्क ये है कि एक तबका हमारे मुल्क में वो है जो सड़क पे खड़े होकर भी मांग लेता है, ठीक है। एक तबका वो है जो अपने बच्चों को मांगे तांगे का खाना भी खिला सकता है। एक तबका ऐसा है
जिसकी ज़रूरतें इसी तरह हैं, लेकिन वो ये सारे काम नहीं कर सकता, वो किसी को कह नहीं सकता। कोरोना के दौरान तो ऐसा पता चला ना कि कई ऐसे मतलब सफ़ेद बिल्कुल पोश लोग सही। थे जिनके बच्चे कई दिन तक भूखे रहे, उनके लेकिन वो कारोबार नहीं मांगा थे, नहीं। उन्होंने मांगा नहीं है। उन लोगों को आप कैसे टारगेट करेंगे, उन लोगों तक आप कैसे नहीं, पहुँचेंगे? उनकी फिर कमाई देखें ना, अच्छा। वो कैटेगराइज कर रहे हैं कि 50,000 से 50,000 से कम है तो फिर हुकूमत देगी। सर देखें, 50,000 से कम, वैसे तो 50,000 से देखिए, ज्यादा भी हो मेरी बात सुने, इस वक्त जो 50,000 सिचुएशन से कम हो या 50,000 से ज़्यादा हो, महंगाई का तनासब आप देखें, बजाय इसके कि आप एक तबके को टारगेट करके उनको सब्सिडी दें, आप इन चीज़ों को सस्ती क्यों नहीं करते और रोज़गार के मौके क्यों नहीं बढ़ाते, मुल्क में मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ क्यों नहीं करते, जिसके नतीजे में गरीब आदमी जो है वो खुद कुछ कमाए और उसकी कुव्वत ख़रीद इतनी हो जाए कि वो चीज़ें ख़रीद सके, चीज़ों की कीमतें कम की जाएं। देखें, ये इस तरह नहीं होता, दुनिया में कोई मुल्क इस तरह तरक्की नहीं करते कि जी आप लोगों को सब्सिडी दे दें कहें और सब्सिडी देते रहें और कहें जी आप ले लें, आप ले लें, आप ले लें। ऐसा नहीं होता। आप लोगों के लिए रोज़गार पैदा करें, आप लोगों को रोज़गार दें, आप लोगों को मुआशी सरगर्मियाँ जो आप तेज़ करें ताकि लोग को उसमें शामिल हों, को मामलात आगे चलें। और दूसरा कि जो महंगी चीज़ें हैं, आटा, दाल, चीनी, घी, जो गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, उनकी कीमतें कम करें ताकि उनकी कीमतें कम हो तो एक आदमी खुद खरीद सके। देखें, तो उधर भी तो जवाब देना है ना, ये जो जहाँ से पैसे लिए हैं उनसे भी तो ये जो सिग्नेचर राशन कराना है। कार्ड का कंसेप्ट है, ये भुट्टो साहब के ज़माने में भी आया था जी, कि राशन कार्ड के, आप उस वक्त बहुत छोटे होंगे, कि राशन कार्ड होता है सुनने में आया कि राशन कार्ड हुआ करता था। घर के जितने बंदे थे ना उनके नाम लिखे होते थे और उसी हिसाब से चीनी और ये दी जाती जी। थी। तो लेकिन वही बात सिस्टम ला रहे हैं ना बात आप। ये, अब मैं आपको अर्ज कर चलिए, रहा हूँ, अगर मुझे याद है ब्रेक के बाद ब- मैं जी। आपसे कमेंट लेता हूँ, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है और उन्होंने अमेरिका का भी जिक्र किया है, वज़ीर आज़म ने आज कुछ अहम बातें की हैं, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे वज़ीर आज़म ने जो गुफ्तगू की है उस पर। जातरीन साहब, एक तो ये बात वज़ीर आज़म ने की, ठीक है, इकोनॉमिक सिचुएशन का उन्होंने जिक्र किया, करप्शन की बात की। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस मुल्क में दो ग्रुप्स हैं, एक वो ग्रुप है जो अमेरिका मुखालिफ है और एक वो ग्रुप है जो अमेरिका का हामी है। और फिर अमेरिका पे भी उन्होंने तनकीद की कि मगरिब ने हमें वो क्रेडिट भी नहीं दिया जो उनको देना चाहिए था, जो हमने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है, और इसके साथ साथ जितना हमने नुकसान किया है उतने उससे बहुत कम पैसे हमें दिए गए हैं, उतने तो हमें पैसे नहीं दिए गए जितना नुकसान है, और क्रेडिट वो खुद लेते हैं और कहते हैं जनाब पाकिस्तान की मदद की गई है। देखें, बात ये, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है एक कमीशन बनाएं और ये देखें कि कितनी इमदाद आई, और आज से नहीं शुरू करें, ये शुरू करें जब से हमने जहाद अफ़गानिस्तान शुरू किया, कि ये पैसे कहाँ से आए, किस किस को मिले, कौन कौन ले गया, कौन लोग संदूक भर के ले गए डॉलर्स के। तो ये सारी एक इंक्वायरी कराएं और उसमें फिर बताएं लोगों को, कौम को बताएं कि जी इतने डॉलर आए थे और कुर्बानी हमने इतनी दी, ताकि कौम को तो पता चले ना। देखें, अब बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में हक़ाइक़ कौम के सामने नहीं रखे जाते और असल हक़ाइक़ नहीं बताए जाते, कौम को कुछ और बताया जाता है, असल हक़ाइक़ कुछ और होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वैसे भी बहुत सारे कमीशन बनाते हैं, उन्होंने कहा था नहीं, कर्जों आज उन्होंने पे, खुद कहा है कि इस मुल्क में रिसर्च की कमी है जिस पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में इस पे रिसर्च कर लेनी चाहिए। इस पे भी रिसर्च कर लेनी चाहिए, बाकी शोबों में भी रिसर्च होनी चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि ज़ियाउल्लाह के ज़माने में जिनके पास साइकिलें नहीं थी, उसके बाद जो है वो जहाज़ों पे और शुगर मिल उनके मालिक बने हुए हैं, वो कैसे बने हैं, इस पर भी होनी चाहिए ना। ये इस पर एक थीसिस होना चाहिए फिर सबका, बच्चों को कहना चाहिए कि ये कैसे बने, कि पूरी कौम को इस तरह का कोई गुर बता दें कि पूरी कौम फिर इस तरह बन जाए कि ये जो ज़ियाउल्लाह का 10 साला इरा था, इसमें बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि जिनके पास कुछ नहीं था और वो करोड़पति और अरबपति बन गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा ली उन्होंने, जहाज खरीद लिए, बहुत कुछ कर लिया। ये ऐसी कौन सी कौन सी मेहनत है। ये तो आपने वो बात की कि चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने एक दफ़ा कौमी असम्बली के मेंबर थे, जनरल मुशर्रफ का सदर थे, उस ज़माने में कोई बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि ये मुझे बताया जाए कि ये जो अपना मियाँ नवाज शरीफ हैं, इनके अकाउंट्स देखे जाएं, इनके बाकी जो भाई हैं उनके अकाउंट्स देखे जाएं, तो क्या ऐसा जादूगर है, ये एक ही बाप के बेटे हैं, इनके पास क्या जादू है कि इनकी और शहबाज की दौलत में इजाफा होता रहा और बाकी भाइयों के नहीं होता रहा। अगर बाप की दौलत थी तो सब में बराबर तकसीम होनी चाहिए ना। तो ये जो लोग इक़्तिदार में रहे हैं, देखें पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि यहाँ लोग आते हैं, कारोबारी लोग आते हैं, ये सियासत में आते हैं और सियासत में आते हैं अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, बढ़ोतरी के लिए आती हैं, और ये जब जेलों में होते हैं इनके कारोबार उस वक्त भी चल रहे होते हैं और जेलों में इनके मुनाफे ज़्यादा हो जाते हैं। तो गरीब आदमी जो है, जो गरीब आदमी है, उसकी हालत नहीं बेहतर हो रही। उसकी हालत बेहतर बनाने के लिए
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वादा किया था कि मैं इन चोरों से, डाकुओं से पैसे सारे लूँगा, वापस लूँगा और वापस लेके स्कूलों पे लगाऊंगा, हॉस्पिटल्स पे लगाऊंगा, वो नहीं हुआ ऐसे। लेकिन सजाद तरीन साहब, इसमें क्या लॉजिक है? अच्छा, सवाल ये है कि वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि एक मुखालिफ ग्रुप है, एक हामी, एक तो मौजूदा हुकूमत का एक तो है ना स्टैंस, लेकिन इस वक्त जो प्रैक्टिकल पॉलिसी है वो हमारी क्या है अमेरिका को लेकर? इस वक्त वज़ीर आज़म तो दो ग्रुप्स का जिक्र कर रहे हैं, ग्रुप्स होते हैं, सबकी अपनी राय होती है, मगर हमारी क्या पॉलिसी है और फिर आइंदा के लिए हम क्या कर रहे हैं इस गलती के इज़ाले के लिए जिसका इशारा वज़ीर आज़म ने किया? देखें, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इस पर ना हम एक प्रोग्राम भी करें। देखिए, अमेरिका और चाइना के दरमियान जो कोल्ड वार का प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया, शायद ये कोल्ड वार उस तरह नहीं है जिस तरह सोवियत यूनियन के दरमियान या अमेरिका के दरमियान थी। ये अब सर्द जंग और तरह से है। चाइना जो है वो बहुत खामोशी से अपनी इंडस्ट्री बढ़ाता जा रहा है, वो अपने इकोनॉमिक वार है, वो अपनी इंडस्ट्री बढ़ा रहा है, वो अपने रोड बढ़ा रहा है। ये वन रोड वाला जो उसका मंसूबा है, ये सारे जो हैं, ये चाइना अमेरिका को ये नहीं वो कर रहा। अब हम इसमें ये कहें कि जी देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो बादशाह आदमी है, उनके मूड किया है, जो वो मर्जी कहते हैं, वो कहते हैं जी हम इनकी सुलह कराएंगे। हम किस कैपेसिटी में इनकी सुलह करा सकते हैं, हम किस कैपेसिटी में इनको ला सकते हैं? देखें, बेहतर होना एक है, उन्होंने पिछले प्रोग्राम में कहा कि जी, तो ये देखिए, हमें ये नहीं देखना, हमने अपने अंडे सारे चाइना की टोकरी में भी नहीं डालने और सारे अंडे हमने अमेरिका के भी नहीं। हमने ये देखना है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। हमें ये नहीं देखना कि जी हम उधर चले जाएं या हम उधर चले जाएं। हमने पाकिस्तान का मफाद देखना है कि पाकिस्तान का मफाद क्या है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि इंडिया हमारा पड़ोसी, हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन आप वहाँ की लीडरशिप का कमाल देखें कि जब रूस था, सोवियत यूनियन था, तो वो सोवियत यूनियन के ब्लॉक में थे, और जैसे ही सोवियत यूनियन बिखरा, वो अलग-अलग उसकी यूनियंस हो गई, तो वो इंतहाई खूबसूरती के साथ उन्होंने अपनी पॉलिसी तब्दील की और वो अमेरिका के कैंप में चले गए। ठीक है, हम उस वक्त भी अमेरिका के कैंप में थे। आज हमने अमेरिका के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। अमेरिका के लिए प्राइम मिनिस्टर ठीक कहते हैं, हमने बहुत कुर्बानियां दी, क्रेडिट हमें कोई नहीं देता, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है प्राइम मिनिस्टर की। लेकिन सवाल ये है, लेकिन मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो हमें ये देखना है कि इस तरह नहीं है कि हम ये कहें कि जनाब हम अपनी पॉलिसी सारी उधर कर दें या हम सारी अब हमें देखना है, हमें इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए कि इन दोनों के दरमियान क्या सूरत हाल बनती है, फ्यूचर में क्या पॉलिसियाँ सामने आती हैं। उन पॉलिसियों को सामने देखें। मैं आपको बात करूं, अगर हम सारा अपना वज़न जो है वो चाइना के पलड़े में डाल दें, वो FATF और IMF से में टाइट कराएंगे, और आपको पता है हमारे साथ क्या उन्होंने पोजीशन बनाई हुई है। तो ये अमेरिका से भी हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, अमेरिका से भी ज़्यादा हम कोई नाराज़ नहीं हो सकते। हमने अमेरिका को भी साथ लेके चलना है। चाइना तो हमारा है ही साथी, हमारा दोस्त है। चाइना ने हर जगह हमारी हमायत की है, तो ये हमें देख के चलना है कि इसमें पाकिस्तान का मफाद क्या है। सब कितनी ब्रेव स्टेटमेंट है। हमारे तो वज़रा कहते फिर रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट की बात की जा रही है, तो एब्सोल्युटली नॉट के बाद फिर वो FATF, और ये ज़ाहिर हुकूमत भी जानती है, IMF भी आया है, कितनी मुश्किल से उन्होंने कितनी सख्त कंडीशन के साथ हमें कर्ज फराम किया है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की हम बात करें, IMF की बात करें, हम एशियाई तरक्याती बैंक की बात करें, दीगर वो भी है, और FATF तो वैसे है ही है। तो उसमें ज़ाहिर है ये बड़ी स्टेटमेंट नहीं है एब्सोल्युटली नॉट। देखें, ये जो जुमला आपने कहा है ना, वहाँ यकीनन ऐसा नहीं होगा कि ऐसा कहा गया होगा। कुछ सफारती आदाब होते हैं, उनके अपने तकाजे होते हैं। नहीं, वो देखें मीडिया, पाकिस्तान में मीडिया में तो आप जो मर्जी कह दें ना, फिर देखें ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को इस तरह, तो फिर अमेरिका के बारे में आप जो मर्जी यहाँ कह दें। मुझे एक दफ़ा सईदा आबदा हुसैन मिनिस्टर थी, तो मैं उनको इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने एक वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा मेरे झंग का एक हल्के का आदमी था जिसने मेरे पास आना था अमेरिका का वीज़ा लगवाने के लिए, तो वो शाम को पहुंचा, तो मैंने कहा तुम अब आए हो, ये तो क्या नाम है एम्बेसी तो सुबह खुली होती है, तुम इस वक्त आके यहाँ इस वक्त कहाँ से वीज़ा लगेगा, दिन में कहाँ रहे हो? तो उसने कहा बीबी साहबा वो अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है ना वो मुजाहरा हो रहा था, मैं अमेरिका मुखालिफ नारे लगाता रहा हूँ, 3-4 घंटे मुझे वहाँ नारे लगाते हो गए हैं। तो यहाँ लोग अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे भी लगाते हैं, अमेरिका का वीज़ा भी लेते हैं। ये जो वज़रा कहते हैं ये मीडिया की हद तक ठीक है, आप मीडिया में कहें, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते अमेरिका को। अमेरिका के साथ हमारे बहुत सारे पॉलिसी में ऐसा करना मुमकिन नहीं है। हमें हमारे बहुत सारे मफादात जो हैं वो अमेरिका के साथ हैं। और देखें, हमें जो अरब दोस्त जो पैसे देते हैं, आपका क्या ख्याल है, ये अरब दोस्त खुद देते हैं? अगर अमेरिका इनको आंख का इशारा कर दे तो एक पाई हमें नहीं देंगे। सऊदी अरब के बारे में तो पहले हमने देख लिया कि कश्मीर पर उन्होंने हमारे साथ इनकार कर दिया था,
और मोदी को अरब ममालिक ने रेड कार्पेट का इस्तकबाल किया। तो ये हमें देखना है, हमें सिर्फ पाकिस्तान के मफादात देखने हैं कि पाकिस्तान का मफाद क्या है। जो पाकिस्तान का मफाद है हमने उसको देखना है और आगे चलना है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये थोड़ा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी जिक्र कर लें। आज गुफ्तगू उन्होंने भी की है, आज बड़े जज्बात में थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। उन्होंने कहा कराची में MQM मुस्तफ़ा कमाल, उन्होंने बाकायदा नाम लेकर कहा कि ये लिसानी तौर पर जो कुछ करना चाहते हैं, और पीपल्स पार्टी का ज़ाहिर चेहरा इस वक्त लोग देख रहे हैं और वो मुंह तक रहे हैं कि पीपल्स पार्टी आए, क्योंकि वो सच्ची पार्टी है। तो इस वक्त क्या कराची में कोई चीज़ें तब्दील होना शुरू हुई हैं, कुछ लोग एम्पावर होना शुरू हुए हैं? क्या मामला हुआ है सिंध की हद तक कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जज्बाती थे? देखिए, बिलावल भुट्टो जो असल में क्रेडिट ले रहे थे, वो इसमें तो कोई शक नहीं कि MQM वालों ने नारे लगाए, इल्ताफ़ भाई ने जो कुछ बातें कहीं, बाकी लोगों ने जो बातें कहीं, वो बातें तो वो करते नहीं हैं, रिकॉर्ड पर हैं उनकी सारी बातें। वो अपने जलसों में नहीं कहते रह गए कि माजरो AC TV बेचो और कलाशन कोफें ख़रीदो, इस तरह की बातें। लेकिन वो जो बिलावल जिस बात का क्रेडिट ले रहे थे वो ये ले रहे थे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब शहादत हुई और उनकी डेड बॉडी जब सिंध में पहुंची तो वहाँ पर बहुत सारे सिंधी नौजवानों ने पाकिस्तान न खपे के नारे लगाए, लेकिन आसफ़ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान खपे। ठीक है जी। और उन्होंने उस दिन लाहौर में भी ये कहा कि हमने पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान के लिए सब कुछ करेंगे। तो ये इसमें तो कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की बात की सही है। तो वो जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वहाँ एथनिक बुनियादों पे हैं, दूसरी बुनियादों पर हैं, वो उनको ये बता रहे थे कि भाई अब इतना आसान काम नहीं है और उन ग्रुप्स के हाथों से चीज़ें निकल रही हैं। अब लोग जो हैं, अब देखें कराची जो था पहले एक ग्रुप के काबू में था और वो ऐलान करते थे, वहाँ हड़तालें हो जाती थी, वहाँ कत्ल गारत लाशें गिरना शुरू हो जाती थी। अब हमारे फोर्सेस ने वहाँ ऑपरेशंस किए, लोगों को पकड़ा, तो कराची अब अमन है, बेहतर है वहाँ। सही। ये नहीं मैं कह सकता कि बिल्कुल ही बहुत बेहतर है, जराइम अब भी वहाँ हो रहे हैं, लेकिन रेशो आप कहते हैं अब रेशो कम हो गई है और वहाँ लोग जो हैं। आज उन्होंने ये बात भी की कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ कराची को मैंने देखा कि ये दहशतगर्दों के कब्जे में था या मुसल्लत थे ये लोग, और इस मुल्क में भी दहशतगर्दी ज़ाहिर अरूज पर थी। तो पीपल्स पार्टी ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ा वाज़ेह और बोल्ड ना सिर्फ स्टैंस लिया बल्कि स्टेप भी लिया। देखें, ये बात ठीक है कि पीपल्स पार्टी ने इन कराची में, मतलब एक ज़माने में MQM के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था और पीपल्स पार्टी के लोग वहाँ से जीते, इलेक्शन लड़ा, लियारी से जीते, एक अमीर हैदर काज़मी साहब थे वो जीते। मतलब पीपल्स पार्टी ने MQM के अरूज के ज़माने में भी वहाँ से मुकाबले की, सामना किया और सीटें वहाँ से निकाली। अब पिछले इलेक्शन में आपको याद है कि MQM तकरीबन वहाँ से फारग हो गई थी और सारी सीटें PTI को मिल गई, लोगों ने तब्दीली की। अब लोग समझ रहे हैं। देखें, कराची वो शहर था कि कराची की जो पहचान थी वो ये थी कि वहाँ के लड़के CSS में टॉप करते थे, बाकी इम्तिहानात में टॉप करते थे। कराची के हर हवाले से रोशनियों का जो शहर था, एजुकेशन लेवल तालीमी मेयार था वो बेहतर था। और हम कराची को जानते थे एक ज़माने में, जब हम जवान हो रहे थे तो हम जानते थे जायदा हिना, जॉन एलिया, शकील आदलज़ादा और रईस अमरोही, इस तरह के लोगों से हम उन लोगों के हवाले से जानते थे। और जब हम बुढ़ापे की तरफ जाने लगे तो कराची को हम किस नाम से जानते हैं? कोई काना है, कोई लंगड़ा है, कोई फेरी वाला है, इस तरह के लोगों के उससे जानते हैं हम। तो ये फ़र्क तो आया है ना। बिल्कुल सही है। तो अच्छा, इसमें ये फ़र्क तो आया। अभी आप बात करें अपोजिशन के पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है, उनको भी डिस्कस करना चाहिए। आज हेल्थ कार्ड पे तनकीद की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा हम तो चाहते हैं कि 100% लोगों का इलाज जो है वो मुफ्त फराम किया जाए। क्या सिंध हुकूमत ऐसा कर रही है? देखें, उन्होंने आज कुछ हॉस्पिटल्स का नाम लिया और उन्होंने कहा कि हमारे वो हॉस्पिटल्स हैं जहां मुफ्त इलाज कर रहे हैं और बड़े अहम चीज़ों का उन्होंने बताया कि हम इलाज कर रहे हैं। देखें, बात ये है कि ये जो हेल्थ कार्ड्स हैं, मैं तो कभी इनका हामी नहीं रहा। कोई भी कार्ड्स हों, ये पनाहगाहें, ये इस तरह मुल्क नहीं चलते जी। आप हर हॉस्पिटल को देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बहुत बड़ा कारनामा, उन्होंने शौकत खाना बनाई। आप सरकारी हॉस्पिटल को, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सरकारी हॉस्पिटल को क्यों नहीं बनाते एक शहर में शौकत खानम के मैार का? ठीक है। आप कहें जी कि मुल्तान में नश्तर हॉस्पिटल जो है वो शौकत खानम का होगा, लाहौर में हॉस्पिटल होगा, इसी तरह मुल्तान मुजफ्फरगढ़ में एक हॉस्पिटल होगा, डेरा गाजी खान में होगा और मुख्तलिफ जगहों पर होगा। 100% जहाँ मुफ्त इलाज हो, मेडिसिन मिले। उनके अच्छा, अपने थोड़ी सी में जो ब्रेक की तरफ बढ़ना है, इस पर थोड़ी सी बात ब्रेक के बाद बात भी करते हैं, क्योंकि ये अवामी मफाद का मामला है और इसके साथ साथ जरा पॉलिटिकल सिचुएशन भी डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, जहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम जिक्र कर रहे थे मौजूदा इकोनॉमिक सिचुएशन और अपोजिशन के पास क्या प्लान है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज गुफ्तगू की है,
तो सजाद तरीन साहब, आप जवाब दे रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो ये कह रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि ठीक है, हुकूमत को हॉस्पिटल्स को उस मेयार का बनाना चाहिए कि जिसमें इलाज भी मुफ्त हो, मेडिसिन भी मुफ्त मिले, और ये हमने देखा मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में एक वक्त था जब ये सूरत हाल चलती रही। लेकिन ये जो तनकीद कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, क्या इन्होंने सिंध का वो मेयार बना दिया है कि ये कह रहे हैं? देखिए, ये सारे सियासत कर रहे हैं। ये नहीं है कि सिंध में कुछ दूध और शहद की नहरें हैं, वहाँ तो कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं होती, आपने देखा नहीं है। जी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कहता हूँ ओवरऑल तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को जो हुकूमत में हैं उनको चाहिए कि वो अवाम के लिए सहूलियात पैदा करें, हॉस्पिटल में इलाज फ्री हो और हॉस्पिटल का मयार कम अज़ कम इंटरनेशनल लेवल का हो। चले सर, वो जैसे मेयार ही शौकत ना खानम सही, में आइडियल सिचुएशन ना सही, कुछ तो किया जा रहा है, हेल्थ कार्ड देकर, राशन कार्ड देकर कुछ तो सोचा जा रहा है देखिए, ना। ये हेल्थ कार्ड सिंध में तो हम देख देखें, रहे हैं सूरत हाल ही बरअक्स है। ये जो हेल्थ कार्ड और राशन कार्ड है ना, ये ठीक है, आप दे के एक अपना प्रोग्राम दे सकते हैं कि जी हमने हेल्थ कार्ड दिए, राशन कार्ड दिए। राशन कार्ड भी भुट्टो साहब ने दिए थे। ये असास प्रोग्राम बेनज़ीर प्रोग्राम था, बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम था। तो ये इस तरह के आप पूरी कौम के लिए, किसी तबकात के लिए नहीं, पूरी कौम के लिए, पूरे देखें इस मुल्क की जो आबादी है, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक दिन एक तकरीब में कहा था कि 26,000 लोग हैं पैसे वाले, ठीक है। जो गरीब लोग हैं वो अक्सरियत में हैं। हॉस्पिटल हर जगह होने चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है जब कहीं से ये ख़बर आती है पंजाब या सिंध के किसी हॉस्पिटल के बाहर ही किसी खातून ने बच्चे को पैदा कर दिया है और हॉस्पिटल वालों ने उसको एडमिशन नहीं किया, दाखिला नहीं दिया। हॉस्पिटल वालों के अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कई हॉस्पिटल्स में आप देखें कि चीज़ें नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, कि कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना होने की वजह से बच्चे तड़प मर गए। तो देखें प्रॉब्लम क्या है। ये सारे लोग जो हैं, ये पाकिस्तान की जो एलीट क्लास है, आज आप देखें यार, आपने देखा लाहौर में एक शादी हुई है, उसकी रोज़ तकरीब होती है। गरीब आदमी सोच सकता है उस तरह की शादियों की? मुल्क की महंगाई देखें, मुल्क देखें। मैं आपको अर्ज़ करूं कि तो ये सिर्फ तकरीरों के लिए ये बातें जो करते हैं। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जिन लोगों ने सर्दी और गर्मी का नज़ारा खिड़कियों से खड़ा हो के किया हो और देखा हो और गुर्बत किताबों में पढ़ी हो, वो कौम की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। आप देखें, एक शादी हो रही है लाहौर में, कितने दिनों से उसका प्रोग्राम हो रहे हैं, क्या हो रहा है? क्या गरीब आदमी कुछ सोच सकता है इस तरह के प्रोग्राम करने और इस तरह की वो करने? और मुल्क की हालत देखें और फिर आप कहते हैं जी हम इनकी क़यादत कर रहे हैं, जी हम इस कौम की क़यादत कर रहे हैं, हम कौम के मसले हल करेंगे। ये पूरी एक क्लास है, हुक्मरान क्लास, चाहे वो सारे उसमें सियासतदान शामिल हैं, उसमें जर्नैल भी शामिल हैं। ये एक हुक्मरान क्लास है और इनकी अलहदा दुनिया है। एक गरीब आदमी वो है जिसके पास पानी पीने का साफ़ नहीं है, जिसको दवाइयाँ नहीं मिलती, जिसके बुज़ुर्ग जो हैं बिल्कुल सही है, बीमारियों से मर जाते हैं, उसके बच्चे बीमारियों से मर जाते हैं, वसाइल ना होने की वजह से उनको इलाज नहीं ये हो सकता, उनका इलाज नहीं होता। तो ये जो आप कार्ड्स दे रहे हैं, इसकी बजाय आप हॉस्पिटल क्यों नहीं कर, आप यूनियन काउंसिल तहसील सतह पर आप हॉस्पिटल बनाएं और वहाँ करें। आप देखें नश्तर हॉस्पिटल मुल्तान, पूरा जनूबी पंजाब वहाँ जाता है, बिल्कुल ऐसा। बलूचिस्तान से लोग वहाँ आते हैं इसलिए कि बलूचिस्तान में हॉस्पिटल्स नहीं है। जनूबी पंजाब में नश्तर जैसा और कोई हॉस्पिटल नहीं है। नश्तर अस्पताल की तरह आप बाकी बनाएं, हॉस्पिटल हर जगह पे बनाएं आप, और फ्री बनाएं। वहाँ पर कोई आदमी जिसके पास शिनाख्ती कार्ड है वो जाए, उसको फ्री मेडिसिन मिले। सर ये तो मिल जाए ना। इसके अलावा जरा ये पॉलिसी भी इधर, जब तक आप बुनियादी चीजें तब्दील नहीं करेंगे, हॉस्पिटल का मेयार चले इन्हीं पैसों में ठीक नहीं हो सकता। वहां पे जो सरकारी डॉक्टर बैठा है वो कहते हैं शाम को मेरे क्लिनिक पे आओ, जहां पे 2,000 रुपये उसने फीस लेनी है, ठीक है, वो वहां पे वो फी पे करेंगे आप और शाम को जाएंगे, वो वहां पे सिर्फ ड्यूटी करता है और बस लिख रहे आप शाम को क्लिनिक पे आ जाए। जब तक ये पॉलिसी चेंज नहीं होगी कि डॉक्टर्स प्राइवेट क्लिनिक प्रैक्टिस ने, हालांकि ये है हमारे उसमें, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए कि प्रैक्टिस नहीं कर सकते। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये जो हमारी हेल्थ का शोबा है, ये 18वीं तरमीम के बाद अब सूबों के पास चला गया है। सारे सूबों को ये चाहिए कि ये जो प्राइवेट प्रैक्टिस है इस पर पाबंदी लगाएं। लेकिन ये इस पर पाबंदी तो उस वक्त लगेगी ना जब हॉस्पिटल का, फिर सरकारी हॉस्पिटल पर रश बढ़ जाएगा। तो वो जो रश है उसको बढ़ाने से पहले, प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी करने से पहले आप हॉस्पिटल तो बेहतर बनाएं, हॉस्पिटल ज़्यादा बनाएं, फिर डॉक्टरों की तनख्वाह बढ़ाएं। आप उनको कहें जी आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तादाद भी पूरी करें। और फिर जब किसी को आप MBBS का दाखिला देते हैं तो आप उसी वक्त उससे एक ड्राफ्ट ले लें, उससे एक पर नोट ले लें कि जनाब मुआहदा होगा कि जनाब ये डॉक्टर बनने के बाद 10 साल या 20 साल गवर्नमेंट की जॉब करेगा
उसमें से 2 साल 5 साल जो भी आप मुनासिब समझते हैं वो टाइम दही एरिया में होगा। दही में हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं होते, वहाँ डिस्पेंसर बैठे हुए होते हैं और वो अपनी मर्जी से लोगों को टीके लगा रहे होते हैं। हेपेटाइटिस आप देखें कितना फैला हुआ है, बाकी बहुत सारी बीमारी हैं। तो उसके लिए एक बेहतर और वाज़ेह पॉलिसी आनी है, बुनियादी पॉलिसी आनी चाहिए जिससे लोगों को सेहत की सहूलियात मिले। ठीक है, और ये जख्मों पे नमक न छिड़का जाए। चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उनकी भी हुकूमत है सिंध में, उनको भी प्रैक्टिकली ठीक करना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे हैं तो बात करके ये ना करें, आप पॉलिसी से एक्शन से दिखाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इससे आगे थोड़ा सा हम सियासी सूरत हाल का मैं जिक्र करना चाह रहा था सजाद तरीन साहब, और वो ये है कि आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इसको पता नहीं अब इंकशाफ कहा जाए, एतराफ़ कहा जाए, अनाउंसमेंट कहा जाए, क्या नाम दिया जाए, वो कह रहे हैं कि जनाब वजारत उज़्मा के लिए जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो नामज़द होंगे, चूँकि वो पार्टी सरबराह भी हैं और मरियम साहबा जो हैं वो ज़ाहिर है नाअहल हैं। तो क्या विद इन मुस्लिम लीग नून, जो हम 2 बयानियों की बात कर रहे थे, अब 2 शख्सियात पे भी बात चल रही है ना, मरियम नवाज़ और मियाँ शहबाज शरीफ का मवाजना भी किया जाता है, बात भी की जाती है, तो क्या अब सूरत हाल बदल रही है और मुस्लिम लीग नून की अगली वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ आ रहे हैं? देखिए, ये तो एक पैगाम है जो मुख्तलिफ इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तलिफ हलकों को दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी जगह आप कई दफ़ा हमने अपने प्रोग्राम में भी बात की कि मियाँ शहबाज शरीफ को तो कबूल किया जाता है इस्टेब्लिशमेंट के हलकों में, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ साहबा की नहीं है जगह। तो उसका जवाब आज उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने दिया है कि जी ठीक है, अगर आप कहते हैं तो वही होंगे फिर उम्मीदवार, और नहीं होंगे। और आपका क्या ख्याल है, ये उन्होंने ऐसे बयान दिया है? ये बयान नहीं दिया, ये पैगाम दिया है कि जनाब आप आएँ, बात करें। और ये सारी पार्टियाँ जो हैं ये सिलेक्ट होने के लिए लाइन में लगी हुई हैं, एक दूसरे को सिलेक्ट का इल्ज़ाम लगाते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ गरीब आवाम के लिए अगर ये चले जाएँ, कोई दूसरे आ जाएँ, कोई तीसरे आ जाएँ, कि तो वो कोई क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकेंगे। इनके पास कोई मुतबादल प्रोग्राम नहीं है। ये सारे लोग अपने अपने उस चक्कर में लगे हुए हैं, अपनी दौलत में इजाफा करना चाहते हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं है इनके पास। ठीक है, नहीं तो ये वही बात कर रहे हैं अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, यही यानी मैसेज दे दिए। और मेरा बुनियादी सवाल ये है कि क्या विद इन मुस्लिम लीग नून इस पर इत्तेफाक आप समझते हैं हो गया है? मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा, ये मामला तय होने जा रहे हैं? बात ये यकीनन ये कोई इत्तेफाक हुआ है तो उसके बाद ही शाहिद खाकान अब्बासी साहब से ये कहलवाई गई है बात। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब तो अचानक कोई बात नहीं है, ये कहलवाई गई है कि जैसे अगर बातचीत हो जाए और हमें कोई, देखें मुस्लिम रिलीफ मिल जाए तो फिर हम तैयार यही चाहती है ना, मुस्लिम लीग नून भी यही चाहती है ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अगर वो जीते तो वो आ जाए। तो उसके लिए शहबाज शरीफ साहब को वो काबिल कबूल हैं, तो उन्होंने भी कह दिया ठीक है, बात हो गई होगी अंदर ख़ानदान में, ठीक है जी शहबाज शरीफ को कर लें। अच्छा, अब चूंकि हमें ब्रेक जाना है, क्लोजिंग की तरफ भी बढ़ना है, ये FIA ने आज बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। सर देखें, FIA ने जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ जो है वो जमा करा दिया है चालान। FIA एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और बहुत मेहनत से काम करती है। नैब से ज़्यादा बेहतर जो है वो FIA करती है। और FIA में बड़े दबंग अफसरान हैं जिनको मैं ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ। और ये वकार चौहान साहब यहाँ इस्लामाबाद में डायरेक्टर हैं, चौधरी निसार अली खान के साथ काम इस पे हम एक पूरा, मेरे ख्याल में मैं चाह रहा हूँ कि गुफ्तगू भी करें हम आइंदा रोज़ ये FIA की कारकर्दगी के हवाले से, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हो। क्लोजिंग की तरफ मुझे कहा जा रहा है अभी बढ़ना है, तो आइंदा रोज़ इस पर हम डिटेल भी बात करेंगे कि FIA ने जो इस वक्त काम किया और इस वक्त क्या कारकर्दगी है उनका भी जिक्र करेंगे। इसी के साथ ही एतजाज़ नकीर से जातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।